अध्ययन का विषय है भारत पाक संबंध। स्वतंत्रता से पूर्व भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे, इवन पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ। तो इसमें जो पहली कड़ी है वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। तो यहाँ आप देखें कि दोनों ने मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने ये तय कर दिया था कि अगर हमें ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में कायम रखना है तो ऐसी कंडीशन में हिंदुओं और मुसलमानों इन दोनों में डिवाइड एंड रूल यानी विभाजन का काम करना है। तो इसके तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो 1857 से अपना ली। यहाँ हम लोग याद रखेंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब आप देखें कि प्रथम चरण में उन्होंने जो बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था, तो अंग्रेजों के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि हो न हो मुसलमान अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने मुसलमानों से दूरी बना दी। मुसलमानों को जो प्रमुख पद थे, बड़े बड़े पद थे, उन सबसे हटा दिया गया। और आप देखें, हालांकि आप देखें कि सर सैयद अहमद खान जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ तो अंग्रेजों ने बुरा व्यवहार किया ही था। इवन आप देखें दिल्ली में जो सम्भ्रांत मुस्लिम रह रहे थे उनके मध्य भी बहुत कत्लेआम किया गया था। सर सैयद अहमद खान उन दिनों दिल्ली में ही रहते थे। सर सैयद अहमद खान चूंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, इनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें इन्होंने ये तय किया कि अंग्रेजों के दिमाग में जो भ्रांति हो गई है मुसलमानों को लेकर उसे हमें दूर करना है। तो इन्होंने अंग्रेजों से कुछ किताबें भी लिखी जिसमें ये दिखाया गया कि ईसाइयों, अंग्रेजों और मुसलमानों में आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, धार्मिक रूप में और ऐतिहासिक रूप में। और इस तरह इन्होंने संबंध बनाने का प्रयास किया। इवन आप देखें कि 1906 में, दिसंबर 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये डिवाइड एंड रूल के तहत ही हुआ। और आप देखें इसमें सर सैयद अहमद खान की भी अप्रत्यक्ष भूमिका रही। आप देखें कि यहाँ पर 1906 में खास करके आप देखें, अगर आप एक घटना है बंग भंग 1905 में 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली थी, तो उसी के तहत आप देखें कि 1905 में बाकायदे बंगाल का विभाजन किया गया हिंदुओं और मुसलमानों के आधार पर। जहाँ पर मुस्लिम आबादी थी उसको पूर्वी बंगाल और जहाँ पर हिंदू आबादी थी उसे पश्चिम बंगाल। इस तरह बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। इसका भारतीयों ने विरोध किया, हिंदू और मुसलमानों दोनों ने विरोध किया। तो आखिरकार लॉर्ड कर्जन ने 1911 में इसको वापस लिया। अब हम आप देखें कि सर सैयद अहमद खान का जो माउंटन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज था उसके प्रिंसिपल ने मध्यस्थता निभाई। मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान, इन नेताओं ने किया था। तो बाकायदे अंग्रेजों ने एक चाय पार्टी बुलाई और उस चाय पार्टी में मुस्लिम जो प्रतिनिधि मंडल था इसको समझाया कि जो कांग्रेस है वो मूलतः हिंदुओं का था, कांग्रेस में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है, ऐसे में आप लोग अपना अलग राजनीतिक दल बनाएं। ये बात किसने, लॉर्ड मिंटो ने समझाई। मिंटो वॉज द वायसराय एट दैट टाइम। इस समय लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय था। चाय पार्टी किसने बुलाई थी, लॉर्ड मिंटो ने बुलाई। तो लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को समझाया। उनके समझाने पर दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। यही मुस्लिम लीग अंग्रेजों के बराबर प्रोत्साहन की वजह से देश के विभाजन का मेन कारण बनी, है ना। इसका जो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना,
वो विभाजन का कारण बना। लेकिन याद रखना कि बैक से अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट था। आगे आप देखें अंग्रेजों की भूमिका को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई और 1909 में मिंटो मॉर्ले एक्ट आया। इस मिंटो मॉर्ले एक्ट में बाकायदे सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की रणनीति को अपनाया गया कि इसमें यह तय किया गया कि जो हिंदू विधायक खड़ा होगा तो उसे हिंदू आबादी केवल वोट देगी, और जो मुस्लिम अगर कोई विधायक या सांसद के पद पर खड़ा हो रहा है तो उसको केवल मुसलमान वोट देंगे। इस तरह सांप्रदायिक निर्वाचन का बीज जो है ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके द्वारा इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद आप देखिए इससे आगे बढ़ करके बाकायदे अंग्रेजों ने 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार था उसमें भी इसको आगे बढ़ाया गया और इसमें सिखों और हरिजनों को भी अलग करने का प्रयास किया गया कि जिससे, चूंकि अंग्रेजों का एक विजन था कि अगर देश का हम विभाजन करेंगे और अगर बाय द वे हमें भारत छोड़ करके जाना पड़ा तो भारत को एक दो टुकड़े नहीं, करीबन करीबन 7 टुकड़ों में 7 भागों में इसे बांट कर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें 1919, फिर उसके बाद आप देखें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें भी इस नीति को आगे बढ़ाया गया। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि यहाँ अंग्रेजों की जो नीति थी वो खास करके थी मुस्लिम और हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल की भावना को पैदा करना, और इसके तहत उन्होंने बाकायदे संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ये प्रयास भी किए थे। इन अधिनियमों के द्वारा हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन कराया ये ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उनका प्रेरक तत्व कौन था? तो वो अंग्रेज थे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग के गठन से लेकर और देश के पार्टीशन तक अंग्रेज बराबर, आप देखिए सांप्रदायिक आग लगी हुई थी पूरे देश में, और अंग्रेज यहाँ मूक दर्शक रहते थे कि जिससे आपको पता है कि अगर दो पक्षों में, परिवार में, खासकर भाइयों में झगड़ा हो रहा हो तो वो लोग जो कि परिवार में शांति नहीं देखना चाहते तो वो बीच बचाव के लिए नहीं आएंगे कि इन्हें लड़ लेने दो, खून खराबा अच्छी तरह कर लेने दो, जिससे जख्म इतने गहरे हो जाएं कि फिर मिलना भी चाहे तो ना मिल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि अंग्रेजों की जो भूमिका थी वो अधिनियमों के द्वारा उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। अब आया देसी रियासतों को लेकर, है ना, जिन्ना ने मांग शुरू कर दी कि भाई हम जो है देश का धर्म के आधार पर पार्टीशन कराएंगे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम भारत छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते देसी रियासतों को लेकर के उन्होंने 3 पॉलिसी का डिक्लेयर किया। 3 तरह की पॉलिसी दी कि जो देसी रियासतें भारत के आसपास हैं वो भारत के साथ विलय कर लें, जो पाकिस्तान के आसपास हैं वो पाकिस्तान में विलय कर लें, और जो देसी रियासतें अपने को स्वतंत्र रखना चाहें तो वो स्वतंत्र भी रख सकते। ऊपर से बात अच्छी लगती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जो बड़ी देसी रियासतें हैं वो जरूर हंगामा करेंगे, और इसको लेकर जो हम छोड़कर जा रहे हैं भारत को स्वतंत्र करके, ये फिर आपस में लड़ मड़ करके कहेंगे श्रीमान जी वापस आओ, हम पे सत्ता नहीं चल रही है। तो इस तरह से आप देखें देसी रियासतें जो 552 थी, तो इसमें 549 देसी रियासतों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकायदे एक विलय पत्र तैयार किया और सभी देसी रियासतों को भेजा गया, है ना। उस समय कंप्यूटर अभी आया नहीं था, तो बाकायदे टाइपिंग मशीन से एक लेटर तैयार किया गया जिसकी भाषा एक जैसी थी कि अब अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए हैं और आप भारतीय सीमा के अंदर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप भारतीय संघ के साथ अपना विलय स्वीकार करें। तो 3 देसी रियासतों को छोड़कर हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, 3 के अलावा शेष 549 देसी रियासतें इन्होंने विलय कर दिया।
अब आप देखें जिन्होंने ना नुकर की तो बाकायदे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई भी वहां पर की, डराया धमकाया कि हमें अल्टीमेटली सेना का भी हम प्रयोग करेंगे या तो आप सहजता से विलय करें। यहाँ आप देखें जहाँ तक जूनागढ़ का सवाल है, जूनागढ़ जो देसी रियासत थी वो गुजरात राज्य में थी, जहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी लेकिन नवाब मुस्लिम था। तो वो कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब हमने प्रेशर बनाया तो वो कहने लगा हम पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं। तो एक्चुअली जो लोकेशन और जो पोजीशन थी, क्योंकि वो हमारे ही किनारे ही था, पाकिस्तान ऊपरी हिस्से में था, उसकी बहुत दूरी भी थी। दूसरा आबादी जो है हिंदू थी, बाकायदे मतदान कराया गया जिसमें अमूमन जो है 95% वोट जो है वो भारत में विलय के फेवर में थे। तो पुलिस कार्रवाई की, जूनागढ़ का नवाब भाग गया। अब आया हैदराबाद जो आज आंध्र प्रदेश है, वो उन दिनों हैदराबाद जो है रियासत हुआ करती थी और निजाम वहाँ का रूलर था। हालांकि आप देखें यहाँ आबादी मिक्सिंग में थी, आबादी मुस्लिम और जो हमारी हिंदू आबादी, लगभग मुस्लिम आबादी थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी और लेकिन हिंदू आबादी भी उसी अनुपात में थी। और जो नवाब था निजाम, काफ़ी आपने निजाम का नाम इतिहास में सुना होगा, तो ये जो है पहले तो चाह रहा था कि हमें स्वतंत्र देशी रियासत बनानी है। जब प्रेशर हमने बनाया तो कहा हम पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। आंध्र प्रदेश जो है भारत के बीच में पड़ता है। अब हम कैसे स्वीकार करते हैं कि तुम यहाँ बीच में हो, है ना, आबादी भी मोस्टली हिंदू है और आप जो है मिलना चाहते हैं किससे, पाकिस्तान। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई, मिलिट्री को भेजा गया तो वो बाकायदे भाग गया, वहाँ का निजाम भी भाग गया, ब्रिटेन वगैरह। और उसके बाद हमने हैदराबाद को भी मिला लिया भारतीय सैन्य के साथ। अब तीसरी देसी रियासत थी जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे वो राजा कर्ण सिंह थे, लेकिन जो आबादी थी वो 97% जो है वो मुस्लिम आबादी थी। ठीक है, पाकिस्तान को एक मैसेज गया कि भारत ने चूंकि सैन्य कार्रवाई करके और जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय कर लिया, तो क्यों ना हम जम्मू कश्मीर को जो है सैन्य कार्रवाई करके अपने साथ मिला लें, क्योंकि आबादी तो मुस्लिम ही है। ठीक है, एक और बात समझनी है कि राजा कर्ण सिंह के जो पिताजी थे राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, लेकिन उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था, जो वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं। उमर अब्दुल्ला के दादा और फारूक अब्दुल्ला के पिताश्री शेख अब्दुल्ला जो है वो प्रधान। लेकिन शेख अब्दुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना में 36 का आंकड़ा, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ना तो शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, राजा हरि सिंह भारत के साथ भी विलय नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे और इसके अलावा मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो इन दैट केस ये हुआ कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे। अब यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान को लगा कि मुस्लिम आबादी है, तो कबायलियों के भेष में उसने 1948 में अटैक किया। किस पर? जम्मू कश्मीर पर। कबायली आदिवासी, है ना, हालांकि पीछे पीछे सेना चल रही थी, कुछ आदिवासी आगे चल रहे थे, ये दिखाने के लिए कि हमारी सेना ने नहीं अटैक किया, आदिवासियों ने अटैक किया, कबायलियों ने अटैक किया। और आफ्टर ऑल आप देखें कि 1948 में पाकिस्तानी फौज और दूसरी तरफ एक देसी रियासत की फौज, तो वो हारने लगे और पाकिस्तान बढ़त ले गया। आज जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो उस समय पाकिस्तान ने हथिया लिया हुआ हमसे। और आप देखें कि राजा हरि सिंह ने फिर देन एंड देयर लेटर लिखा पंडित नेहरू को कि हम हमारी सहायता करें, हम आपके साथ विलय करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ विलय करना चाहते हैं। ठीक है,
तो आप देखें पंडित नेहरू ने तुरंत फौज भेजी, कन्फ्रंटेशन हुआ पाकिस्तानी फौज से। इसी बीच आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरफियर कर दिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इंटरफियर कर दिया, जिसकी वजह से, और पंडित नेहरू खुद इस इशू को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि अब चूंकि आपको पता है कि जब अगर हमने पीछे जो गुट निरपेक्षता की नीति को पढ़ा है, तो पंडित नेहरू ने उस समय, जबकि पूंजीवाद और साम्यवाद के तहत अलग अलग गुट बन रहे थे, तो पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। पाकिस्तान सीधे जाकर सीटों में बैठ गया, सीटों संगठन जो अमेरिका ने बनाया था उसका सदस्य बन गया परमानेंट, है ना। तो वहां ब्रिटेन था और अमेरिका थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के विभाजन में भी ब्रिटेन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यहाँ आप देखें कि जैसे ही पंडित नेहरू यूएनओ में गए, यूएनओ में बाकायदे जो वर्चस्व था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का था। इन्होंने कहा जो जहाँ है वहीं रुक जाए। बात समझ लो। तो जाहिर है पाकिस्तानी फौज पहले ही बढ़त ले गई थी, और जो कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो अराउंड 1/3 है, उस एरिए को उसने कैप्चर कर लिया। वहाँ ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि यथास्थिति बनाए, यानी जहाँ, जबकि कहना क्या चाहिए था कि जो जहाँ से चला था वहीं वापस आ जाए। नियम तो ये है कि पाकिस्तानी फौज जहाँ तक बढ़ी है वो पुनः अपने जहाँ से चली थी वहीं लौट जाए, लेकिन नहीं, कहा जहाँ पर आप हैं वहीं रुको। ये गलत पॉलिसी थी। तो इस तरह आप देखें जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ के साथ विलय किया, और वो शर्त विलय किया, उसी विलय के प्रावधानों को आर्टिकल 370 में रखा गया। चूंकि ये प्रश्न उठता है कि 370 सही था या गलत, है ना। तो आफ्टर ऑल ये, चूंकि अगर हम वैधानिक दृष्टि से देखें तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने, जो पंडित नेहरू की सरकार थी और वहाँ राजा हरि सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने सशर्त समझौता किया था कि हम विलय कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी जो माननी होगी। हमारी जो देसी रियासत है वो फर्टाइल नहीं है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं। इन दैट केस तो यहाँ पर जो भी नौकरियाँ वगैरह निकलेंगी तो शेष भारत के लोग उन नौकरियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल जम्मू कश्मीर के लोग भाग लेंगे, है ना। दूसरा, पदनाम भी अलग अलग रखे गए कि वहाँ का जो वजीर आला, जो प्रधानमंत्री है, ऐसी प्रधानमंत्री वहाँ का भी होता था। खैर धीरे धीरे हमने उसको हटा दिया, बगैर संशोधन किए वहाँ मुख्यमंत्री रहने लगा, राज्यपाल वगैरह ये सब। लेकिन आप देखें अभी पीछे हम लोग देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने आखिरकार ये 370 आर्टिकल को हटा दिया गया, जिसके अंतर्गत विशेष प्रावधान जो है उस समझौते के तहत जो राजा हरि सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच में। अब हम आप आते हैं विभाजन पर, कि विभाजन के क्या कारण थे, हु वाज रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी जो है विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, है ना। ज़्यादातर हमारे विद्यार्थियों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहता है कि गांधी ने देश का बंटवारा कराया। इतिहास का आप अगर बिल्कुल क्लियर कट जो है वैज्ञानिक अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि गांधी वहाँ पर कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। गांधी ने पाकिस्तान बंटवारे के बारे में कहा था कि अगर बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश के ऊपर से होगा, यानी पहले मुझे मार दो फिर बाद में बंटवारा। फिर प्रश्न उठता है कि जब उन्होंने ये कहा था तो फिर बंटवारा हो कैसे गया, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक परिस्थितियां थी ये बहुत ज्यादा सिर उठा गई। सांप्रदायिक यानी कम्युनल दंगे शुरू हो गए। बाकायदे आप देखें मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदे पीछे मुस्लिम लीग के नेतृत्व में सांप्रदायिक दंगे हुए, और इधर भी हमारे जो हिंदू महासभा वगैरह थे, जैसी वहाँ थे वैसी यहाँ थे। आफ्टर ऑल दोनों देश के अंदर उधर दोनों जगह दंगे जबरदस्त होने लगे। इवन आप देखें बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जिस तरह
यहाँ से वहाँ लोग गए, वहाँ से यहाँ लोग आए, इनको भी दोनों साइड से मारने का प्रयास किया गया। उधर भी कहते हैं पूरी पूरी ट्रेनों में लाशें लद के आई, इधर से भी वही उसी तरह का व्यवहार हुआ। तो वो बात अलग होती है कि हम लोग दूसरे के साइड को ज़्यादा दिखाते हैं, अपने पक्ष को कम दिखाते हैं, लेकिन बोथ साइड था। गांधी ने सांप्रदायिक दंगों में भी बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए दंगों को बचाने का पूरा प्रयास किया। खुली गाड़ी में जब दंगाई एक दूसरे को मारने के, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो नोआखाली से लेकर कलकत्ता और बाकायदे बिहार में सब जगह उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को समझाने का प्रयास किया। मुसलमानों को कुरान दिखाई, ठीक है, हिंदुओं को गीता दिखाई कि देखिए आफ्टर ऑल जो है कहीं भी मरने मारने की बात इस तरह नहीं की गई है, आप लोग शांतिमय ढंग से रहें। तो आप देखें कि देश के विभाजन का अगर मैं सबसे बड़ा अपराधी किसी को मानता हूँ तो अंग्रेज नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मोहम्मद अली जिन्ना। चूंकि और दूसरा ये है कि दोनों का एम्बिशन, पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, वो भी बहुत कुछ है। गांधी ने तो कहा कि नेहरू, तुम अगर पहली बार भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये आश्वासन दे दो कि मोहम्मद अली जिन्ना देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये बात ना तो पटेल को स्वीकार थी और ना नेहरू को स्वीकार, है ना। समझाने के लिए इवन आप देखें कि जिससे रिलेशन अच्छे हों, गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक टाइटल दिया था, कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि दी कि भाई तुम तो बहुत ही कायदे आजम हो, है ना, अच्छे व्यक्ति हो, तुम ये सब चुचिया हरकतें ना करो देश के विभाजन वगैरह की। तो आप देखें मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज आल्सो बैरिस्टर, मुंबई का बड़ा बैरिस्टर था, जो पंडित नेहरू से कहीं भी सेकंड प्लेस पर नहीं था। उसने देखा, और आप एक बात को भी अच्छी तरह समझ लें कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था स्टार्टिंग फेज में कांग्रेसी था, कांग्रेस का ही सदस्य था, है ना। जब उसने देखा कि कांग्रेस में मेरी रोटियां नहीं सिक रही हैं, मुझे ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, तब वो जाकर मुस्लिम लीग के कंधों पर बैठ गए, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जो ज्यादा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो सेकुलर होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति सेकुलर होता है, क्योंकि वो बैरिस्टर था तो वो सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था। तो इन दैट केस आप देखें, पहले वो इसको मुस्लिम लीग को गाली देता था जब वो कांग्रेस में था, बाद में जब उसे लगा कि कांग्रेस में रहते हुए मेरी इच्छा तो पूरी नहीं होगी, तो वो इसका लीडर बन गया। और फिर मुस्लिम लीग जिस तरह आगे बढ़ती रही, वो उस अभियानों में बराबर लगा रहा वहाँ पर, और आखिरकार अंग्रेज बाकायदे एडवाइस, आप देखें तीनों गोलमेज सम्मेलन उठा करके पढ़ें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन लोग थे जो मौजूद थे वहाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, पहले दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के 2 नेता बराबर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाई ये इंटरेस्ट था कि देश का आज़ादी मिल रही है, लेकिन आज़ादी मिलने के साथ एक समाज ऐसा है जो सदियों से शोषित रहा है, उसको भी प्राधिकार मिलने चाहिए, और अगर उसे अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो फिर आज़ादी अधूरी होगी। तो वहाँ आप देखें वो अंग्रेजों से कह रहे थे कि आप जल्दबाजी तो कर रहे हो देश के आज़ाद करने में, लेकिन हमारी स्थिति पर भी विचार करें, हमें न्याय दे करके जाएं, नहीं तो हम फिर उसी पुरातन वर्ण व्यवस्था के जाल में फंस जाएंगे और फिर हमारा शोषण होगा। तो इस तरह आप देखें कि यहाँ अंग्रेज गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे, जहाँ पर ये अपनी अपना बात रख रहे थे, और इन्हें बाकायदे अंग्रेजों द्वारा इनकरेज किया गया, बंटवारे के अलावा और किसी सॉल्यूशन पर एग्री नहीं करना है ना। अगर गांधी जी पूना पैक्ट में ना अड़े होते तो हालात कुछ और होते। मैकडोनाल्ड ने बाकायदे कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर ली थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ
आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे कि बाकायदे हरजानिस्तान भी एक तान बनता जैसे पाकिस्तान बना। बात समझ लो। बात ये कि बाकायदे हिंदुओं से हरजनों को अलग किया जा रहा है ना, व्यवस्था कर दी गई थी। गांधी अड़ गया, नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है। हमारे समाज में बुराइयां हैं, जो उच्च वर्ण के लोग हैं ये भेदभाव करते हैं, हम इन्हें समझा ले जाएंगे। रहा ये सुविधाएं देने की बात, सुविधाएं भी देंगे। जो समझौता हुआ पूना पे, वो किस बात को लेकर हुआ? गांधी वहां एग्री हुए अम्बेडकर के साथ, जयकर वगैरह ये मीडिएटर थे। बाकायदे इस बात पर तय हुआ कि ठीक है, जो अंग्रेज आपको रिवार्ड दे रहे हैं कि तुम्हें आरक्षण देंगे, वो हम भी देंगे, लेकिन आप ऐसा ना करें, अलग ना हो हिंदू आबादी के साथ से, मिल करके रहें, है ना। आज हम देखते हैं खालिस्तान वाला जो इशू था, है आज भी है, आज भी सिर उठाता है। तो अंग्रेजों की मंशा थी कि सिखों को अलग एक लैंड बना दी जाए, दैट वाज द खालिस्तान, है ना। तो इस तरह अंग्रेजों का की जो मंशा थी वो एक नहीं 7 टुकड़ों में देश को विभाजित करना। लेकिन वो केवल मोहम्मद अली जिन्ना, चूंकि ये बहुत बड़ी आबादी थी, इन दैट केस आप देखें। और पार्टीशन क्या हुआ? क्या पार्टीशन सही हुआ? आफ्टर ऑल आप देखें, पार्टीशन में एक तो बहुत रक्त बहाया गया। वहाँ से जो लोग हमारे यहाँ आए, हमने उनको बाकायदे जगह भी दी और नागरिकता भी सौंपी। किन आर्टिकल में नागरिकता के प्रावधान है? चूंकि CAA आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन अनुच्छेदों में नागरिकता के प्रावधान हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन है। आप देखें, देश अभी आजाद हुआ, संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने तुरंत एट दैट टाइम डिक्लेयर किया कि जो भी 26 जनवरी 1950 के पहले तक भारत में आ गया है वो सब भारत के नागरिक हैं। आज हम दिल्ली वगैरह और तमाम प्रांतों में देखते हैं, जो सिंधी, पारसी, ये आबादी वहाँ से आई, इवन बहुत सारे मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आए, और यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान भी गए, है ना। और बहुत सारे लोगों ने यहीं इसी देश में रहना, मरना, काम करना स्वीकार किया, वो यहीं। हालांकि 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है वो हुआ था, है ना। लेकिन जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने बाकायदे जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा की, मुसलमानों से कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी 36 का आंकड़ा था, बिकॉज ही वॉज अ लिबरल मुस्लिम। तो उन्होंने मुसलमानों से कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आप यहीं पे रहिए और भारत सरकार हम सबके साथ न्याय करेगी। तो आफ्टर ऑल ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोग चले गए। और आज भी आप देखें, हमने जिस तरह से